वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। पीछे हमने क्या करा है, पीछे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म देखा था, सर्कुलेशन और फ्लक्स हमने पीछे कैलकुलेट करा था, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के बारे में हमने पढ़ा। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, 2D प्लेन के लिए होता है, प्लेन कुड भी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। ठीक, कोई भी प्लेन हो सकता है, तो 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए ही होगा ये। ठीक है, यहाँ हमने एक छोटा सा लूप लिया, टाइनी लूप वी हैव टेकन हियर एंड लेट वी हैव अ फोर्स फील्ड। हमारे पास एक फोर्स फील्ड है जो यूजुअली हम लोग लेते आ रहे हैं, एन जे। 2 डायमेंशनल है तो एम और एन लेंगे सिर्फ हम। ठीक है ना, जेड कंपोनेंट यानी कि पी लेने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये जो लूप दिखाई पड़ रहा है, रेक्टेंगुलर लूप, ये काफ़ी छोटा है, टाइनी है। मतलब ये जो डी है ना, डेल, डी को डेल कंसिडर करेंगे, डी को डेल समझेंगे, डी से कन्फ्यूजन नहीं होंगे, डी इज डेल ईयर। ठीक है, तो इसका साइज काफ़ी छोटा होगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, जैसे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स का एक वैल्यू होगा, हर पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू होगा, बट उतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट तक मूव करेंगे तो स्लाइटली चेंज आएगा फोर्स के वैल्यू में। तो हम लोग सिर्फ 4 ही पॉइंट्स पे फोर्स का डिफरेंट वैल्यू कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स होगा इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स वाई डेल वाई, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई प्लस डेल वाई। यहाँ का जो फोर्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स वाई। यहाँ पे जो फोर्स होगा इधर की ओर, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट हम लोग एक ही डायरेक्शन में इधर की ओर पैरेलल ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड कुड भी डिफरेंट, एक्स एक्स प्लस डेल एक्स वाई, और यहाँ पे भी एक फोर्स होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स डेल एक्स, एफ के नीचे होगा एक्स डेल एक्स वाई डेल वाई। मतलब वो बेसिकली पॉइंट है, ये बोल रहा है कि एक्स और वाई पे फोर्स का वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई पे फोर्स का वैल्यू एक्स, और वाई प्लस डेल वाई पे फोर्स का वैल्यू। ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब सिंपली फोर्स। चलो ठीक है, हमें पहले फ्लक्स निकालना। फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स और डाइवर्जेंस, फ्लक्स और डाइवर्जेंस सेम थिंग है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। फ्लक्स तो फ्लक्स होता है, फ्लक्स पता है क्या होता है हमें, कोई भी लूप दे रखा हो और फोर्स फील्ड है, तो उस लूप के परपेंडिकुलर यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हमें कंपोनेंट लेना होता है फोर्स का, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट विथ लेंथ, लेंथ के साथ उसको इंटीग्रेट कर देना होता है। इसका फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पे नॉर्मल, सॉरी, फोर्स के साथ क्या लेते हैं हम लोग, नॉर्मल, नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेते हैं कि इन दोनों को, इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। ठीक है ना, ये फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट होगा। ठीक है, एफ डॉट एन। और यहाँ पे लेते हैं हम लोग डी एस। ठीक है ना, ये लेंथ, लेंथ ऑफ द लूप और सेक्शन, ठीक है, अलॉन्ग विच हम लोग मूव करें। तो पहले हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी। लेट्स से फॉर ए बी हम लोग एक एक करके चलते हैं, सारे लूप्स के पूरे से फ्लक्स निकालना, तो हर लूप के परपेंडिकुलर वाला सेक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो पहले ए बी पे बात करते हैं। ए बी पे जो फोर्स है, ए बी पे कौन सा फोर्स कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला फोर्स है। ठीक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर पॉइंट पे फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, बट ये डी एक्स इतना छोटा है ना, डेल एक्स जो है वो डी एक्स है, काफ़ी छोटा, इनफाइनेटिसमली स्मॉल होगा, देन फोर्स का वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे बात है कि मैंने तो 2 फोर्स दे दिए, एक इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे लेंगे किसको, ये वाला जो फोर्स है ना, इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर नहीं बनने वाला। दिस फोर्स इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग विद दिस पर्टिकुलर लेंथ, ये तो बाहर है इससे। ठीक है ना, बनेगा ऊपर बनेगा, बट ये फोर्स इस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, जो वैल्यू है, जो एक्स वाई पे फोर्स का वैल्यू है, यानी कि फील्ड का वैल्यू है, वही इंटायर लेंथ पे वैल्यू है उसका। तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ, कहाँ पे, एक्स वाई पे जो फोर्स का वैल्यू है, इस लेंथ के ए बी के नॉर्मल जो कंपोनेंट आएगा वो माइनस जे आएगा। माइनस जे इज बेसिकली नॉर्मल टू दी लेंथ ए बी, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो आएगा इसका, ठीक है, माइनस जे आएगा। एंड डी एस मतलब लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज हियर डेल्टा एक्स। अब यहाँ समझेंगे जरा, फोर्स का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लिया गया, जे कंपोनेंट, एफ को डॉट करेंगे जे से, जैसे यहाँ पे फोर्स हमें दिखाई पड़ रहा है, या फील्ड जो दिखाई पड़ रहा है हमें, एम जे एम आई प्लस एन जे। अब ये तो पता है कि इसको अगर जे के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एन मिलेगा, मतलब इसका जे कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, तो जे कंपोनेंट मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा एन, और एन को सिंपली एन एक्स वाई लिख सकते हो, नो मैटर। ठीक है ना, लेट मी राइट इट एन एक्स वाई। ठीक है, मतलब एन का जो वैल्यू है किस पॉइंट पर, एक्स और वाई पर, एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पे एन का वैल्यू, एन कोई फंक्शन होगा एक्स और वाई का यहाँ पे। ठीक है,
एंड डेल एक्स को डेल एक्स एज इट इज़ लिख देते हैं, डेल एक्स को डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले लूप के लिए हम देखते हैं जरा, फॉर सी डी। अब सी डी के लिए ये वाला जो फोर्स है ना, ये तो इस पूरे जो सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, पूरा जो लूप दिखाई पड़ रहा है, इससे बाहर चला गया उधर। तो सी डी पे हम लोग सिर्फ इस वाले फोर्स को कंसिडर करेंगे। तो इस वाला ये वाला फोर्स मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका एक ऊपर की ओर कंपोनेंट होगा। ये लेंथ इतना छोटा है कि इसमें अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। दिस लेंथ इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना, इन्फाइनेटिसमली स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है तो इसमें फिर अलग अलग वैल्यू नहीं होगा फोर्स का, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग कॉन्स्टेंट मान लेंगे इसी फोर्स को। तो दैट फोर्स इज एक्स वाई प्लस डेल वाई, डॉट करेंगे इसका, इसके नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर है ऊपर की ओर है, दैट इज जे यूनिट वेक्टर। अगेन डेल्टा एक्स बी द लेंथ ऑफ सी डी। तो यार वी गेट अगेन, ये जो फोर्स है जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन आएगा, बट एन कौन सा, एक्स वाई वाला नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो गया इसका, तो वाई प्लस डेल वाई एंड दिस इज डेल एक्स अगेन। सिमिलरली फॉर ए डी, लेट्स से ए डी के लिए तो इसी फोर्स को ऊपर से नीचे से ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए डी के लिए अगर हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो डी ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फोर्स लेंगे, फोर्स की जगह आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, और इसके नॉर्मल जो होगा माइनस आई, नॉर्मल यूनिट वेक्टर उसका माइनस आई आएगा। लेंथ इसका ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो वाई होगा डी वाई, डेल वाई या डी वाई, ठीक है। बाद में इसको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर लेंगे हम लोग। इसका कंपोनेंट आएगा इसके साथ, किसके साथ, आई के साथ, तो एम आता है, माइनस तो एज इट इज रहेगा, एम कहाँ का, एक्स और वाई पर का। फॉर राइट हैंड साइड वन, इसके लिए बी सी, तो बी सी के लिए फिर अगेन नीचे वाला फोर्स लेंगे, इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, एक्स प्लस डेल एक्स वाई इंटू इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल इसके आई है सिर्फ, एंड डेल वाई अगेन, एंड हियर वी हैव एम बट नॉट ओनली एम, here we need to write its coordinate because value तभी पता चलेगा इसका क्या है, डेल वाई ऐसा, ठीक है। ये है। अब इन चारों को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। we need to add all these four numbers in order to get flux through this whole rectangular loop, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं ध्यान से, पहला वाला जो दोनों दिखाई पड़ रहा है, ये जो दोनों लूप दिखाई पड़ रहा है, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड तो सबको करना है तभी फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता। इन दोनों को ऐड करके जरा समझते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे आएगा क्या, इनको मैं साइड में लिखता हूँ, एन एक्स वाई है और एक्स वाई प्लस डेल वाई है, एन एक्स वाई है, और पहले वाले में क्या था, पहले वाले माइनस था, तो माइनस एन एक्स वाई डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स, अगेन आई फॉरगेट, सॉरी, चलो इसको लिखते हैं एन एक्स वाई प्लस डेल वाई डेल एक्स माइनस एन एक्स वाई डेल एक्स, ये चीज़ है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना, दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा। मान लो पूरे को डिवाइड कर दिया मैंने डेल एक्स डेल वाई से, और मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को डेल एक्स डेल वाई से, तो डेल एक्स तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो व्हाट वी गेट हियर माइनस एन एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। ये डेरिवेटिव के जैसा लग रहा है, इफ़ यू टेक लिमिट डेल वाई एंड डेल एक्स बोथ गोज टू ज़ीरो, यहाँ पर तो सिर्फ डेल वाई से फ़र्क पड़ेगा, बट यहाँ बगल में हमारे पास कुछ है, इसका अगर इसका लिमिट अगर गोज टू ज़ीरो होगा तो दिस विल बिकम डी एक्स डी वाई। तो ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लूप हो गया, एंड दिस होल थिंग इज एक्स यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, कांस्टेंट है, वाई प्लस डेल वाई मतलब फाइनल वैल्यू एज वी मूव अलोंग वाई, देन इनिशियल वैल्यू एज वी मूव अलोंग वाई, किसका वैल्यू, एन का। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डी एक्स डी वाई। तो ऊपर एक वाले टर्म को, एन वाले टर्म को हमने ऐड करा, तो ये चीज़ आ रहा है। सिमिलरली एम वाले टर्म को हम लोग ऐड करेंगे, एम वाले टर्म को, तो उसमें जो आएगा, इसको पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वाई डी एक्स डी वाई। अच्छा, इसमें एक्स और वाई वाले के साथ माइनस था, तो फाइनल वैल्यू तो जिसमें चेंज होता है वो होता है माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई चेंज लिखते हैं, इसमें भी वही आने वाला है। तो यहाँ भी इन दोनों को ऐड करने के बाद
आएगा डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। डेल एक्स डेल वाई से डिवाइड करा था हमने पीछे, तो डेल एक्स कैंसिल हो गया था, नीचे बचा था डेल वाई, ठीक है ना। तो नीचे जो बचेगा उसी का डेरिवेटिव है और डी एक्स डी वाई होगा। पूरे को ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, फ्लक्स। पूरे को ऐड करने पे मिलेगा हमें फ्लक्स। तो दोनों को ऐड करते हैं, आएगा यहाँ पे डी एन ओवर डी वाई प्लस डी एम ओवर डी एक्स डी वाई। ये छोटे से टाइनी लूप से हमें फ्लक्स मिला। टोटल फ्लक्स निकालना हो देन वी नीड टू इंटीग्रेट इट, तो ना टोटल फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा इसका। सिंपल है। अभी तक हम लूप से फ्लक्स कैसे निकाल रहे थे, सिंगल इंटीग्रेशन से निकाल रहे थे बाई टेकिंग पैरामीटाइजेशन आर लेने के बाद। बट रेक्टेंगुलर लूप में तो कोई पैरामीटाइजेशन होगा नहीं, खैर समझ में आ रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर लूप स्मॉलेस्ट लूप था, टाइनी लूप था, डी एक्स डी वाई इसका एरिया है, ठीक है। तो इसके लिए आ गया, आप किसी भी लूप के लिए निकालना हो, सर्कल भी हो बड़ा सा, जैसे ये जो डी एक्स है ना छोटा, ये छोटा सा जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है हमें, जो छोटा सा रेक्टेंगुलर लूप दिखाई पड़ रही है क्या, मान लो ये हमारे पास एक बड़ा सा लूप है कोई, इसका इक्वेशन दे रखा है हमें, और जो छोटा वाला लूप दिखाई पड़ रहा था जो हमने पीछे बना रखा है, दैट इज़ नथिंग बट वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर लूप्स। इसका इसी का स्मॉल सेक्शन है, ठीक है ना, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, इसी बड़े से लूप का स्मॉल सेक्शन है, ठीक है। इसी को हमने पीछे एक्सपेंड करके इतना बड़ा बनाया था, ऐसा समझ सकते हो। इसका एरिया कितना होता है, डी एक्स डी वाई होता है, ये हमें पता है। और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे लूप से फ्लक्स आ जाएगा अगर वेक्टर फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस होल लूप, ठीक है ना। तो इतने के लिए तो निकल गया, पीछे हमने जो निकाला फ्लक्स कैसे निकला, इंटीग्रेशन डी एन ओवर डी वाई प्लस डी एम ओवर डी एक्स एंड डी एक्स डी वाई, और इसी को इंटीग्रेट कर दिया हमने तो टोटल के लिए निकल जाएगा। अच्छा, ये येलो वाला जो रीजन दे रखा है उसी रीजन के लिए इंटीग्रेट करेंगे, देन हियर वी हैव आर। व्हाट इज आर, आर इस येलो वाले पोर्शन का रीजन है, उस कर्व के बीच का रीजन है, जिससे हमें डाइवर्जेंस निकालना है। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स निकालना है, सॉरी, डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस होगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन होता है, मतलब इसी को फ्लक्स को डिवाइड कर देंगे एरिया से, फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स बाई एरिया। तो इस छोटे से टाइनी लूप से अगर हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालना है टाइनी लूप के लिए, तो टाइनी लूप का एरिया डी एक्स डी वाई होता है। आफ्टर डिवाइडिंग वी लेफ्ट विथ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, दिस विल बी डी एन ओवर डी वाई एंड प्लस डी एम ओवर डी एक्स। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है, ये समझ आ रहा है इतना। तो ये डाइवर्जेंस का मतलब होता है, डाइवर्जेंस बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी होता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग टू ग्रीन्स थ्योरम है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आता है, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कोई कुछ वेक्टर फील्ड दे रखा होगा और बोलेगा वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम और ये सब चीज़, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं आगे। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, ये समझ में आ रहा है। तो ये हमने क्या पता करा यहाँ पे, फ्लक्स, ठीक है ना, ग्रीन्स थ्योरम से फ्लक्स देखा हमने। ग्रीन्स थ्योरम से फ्लक्स देखने के बाद लेट्स गो एंड डील विथ सर्कुलेशन, कर्ल। तो कर्ल सर्कुलेशन होता है बट सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, सिमिलरली लास्ट में ऐसे एक रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट हमारे पास है ना, सेम रिजल्ट विल गेट अगेन, बट कुछ डिफरेंस होगा यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस विल बी देयर, इसी तरीके से इसी प्रोसेस से हम लोग अगेन मूव करते हैं। लेट्स टेक हियर वी हैव फोर्स नहीं फील्ड, जो भी बोलो, यहाँ छोड़ ही देते, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो अंदर आएगा नहीं तो फिर उससे मतलब नहीं है। इसको मान लेते हैं यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वही यहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन उसका, अब यहाँ पे सर्कुलेशन है, तो सर्कुलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सर्कुलेशन के लिए हमें टेंडेंशियल कंपोनेंट लेना होता है ds, ठीक है। तो चारों पोर्शंस के लिए एक एक करके देखते हैं। लेट 2 फॉर ए बी फर्स्ट, नीचे वाले के लिए। तो इसका कौन सा कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट, वी डोंट नो द एंगल, तो एंगल नहीं पता, बट ये तो पता है ना, इधर आई एक्सिस है, मतलब आई है मतलब एक्स एक्सिस है, आई यूनिट वेक्टर। एफ कौन सा होगा यहाँ पे, एक्स वाई का एफ होगा, तो इसके लिए लिख लेंगे हम लोग एफ एक्स वाई डॉट आई, और उसके लिए हो जाएगा डेल एक्स। अब फंक्शन को आई के साथ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे एम डेल एक्स आएगा, एम कहाँ का, एक्स वाई का डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऊपर वाले के लिए सी टी अगेन, तो ये वाला फोर्स लेना हमें या फील्ड लेना है, तो फोर्स हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा यहाँ का
वाई प्लस डेल वाई डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर्कुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डाइवर्जेंस में क्या था, डाइवर्जेंस में तो हमें बस सॉरी डाइवर्जेंस में हमें क्या करना था, सारे सेक्शंस के परपेंडिकुलर मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना था, तो सब में तो आउटवर्ड ही था, उसके बाद उसको ऐड कर दिया। बट सर्कुलेशन में वी नीड टू टेक अ सेंस, मतलब हमें एक सेंस चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सेंस चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सर्कुलेशन में हमें एक सेंस चूज करना पड़ेगा बिकॉज वी आर गोइंग अलॉन्ग द लाइन, ठीक है ना। अब इसमें इधर ले ले और इसमें भी इधर ले ले तो देन दैट विल बी कैंसल्ड आउट, तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें एक सेंस चूज करना पड़ेगा, ओके। तो इस वाले में तो हम लोग कहाँ से कहाँ गए, ए से बी हम लोगों ने मूव करा। इस वाले में हम लोग मूव करेंगे सी से डी। यहाँ पे सेंस इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले में सेंस से कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है ना, बिकॉज वी आर टेकिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे सी से डी जाएंगे, ठीक है। तो सी से डी का डायरेक्शन है माइनस आई, तो एफ डॉट माइनस आई वी नीड टू टेक केयर, माइनस आई एंड डेल एक्स अगेन दैट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे आएगा माइनस एम एक्स प्लस वाई एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई डेल एक्स, ऐसा। फिर आगे वाले के लिए, इसके लिए लेते हैं हम लोग बी सी। तो यहाँ पे एफ जो होगा एक्स प्लस डेल एक्स वाई डॉट ऊपर की ओर जाना है जे इंटू डेल वाई। तो ये जे के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी एन what in del x y into del y as it is for ऊपर से नीचे आना है, तो दिस विल बी डी ए नॉट ए डी। तो डी ए फॉर डी ए ऊपर जो है फोर्स वो लेंगे जो इनिशियल वाला है, और वाई प्लस सॉरी ये वाला लेंगे नीचे वाला, ठीक है। उसको इरेज करता हूँ मैं, एक्स वाई यहाँ पे नीचे की ओर आना है हमें, तो नीचे की ओर आना है तो माइनस जे होगा, ठीक है ना, इस केस में माइनस जे हो जाएगा एंड डेल वाई इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा एन एक्स वाई एंड डेल वाई होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब अगेन इसमें वही काम करना है हमें सर्कुलेशन के लिए, ऐड कर देना है चारों को ऐड करने पे क्या आएगा, वैसे ही कुछ डेरिवेटिव वाला टर्म आएगा, जैसे इन दोनों को पहले ऐड करके समझते हैं। यहाँ माइनस साइन लग गया पहले, ठीक है, और अंदर जो चेंज है ये वाई में चेंज है, बगल में डेल एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसको समझेंगे ज़रा। ये लिखा हुआ माइनस एम एक्स वाई प्लस डेल वाई डेल एक्स प्लस एम एक्स वाई डेल एक्स। यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं विथ डेल एक्स डेल वाई एंड हियर अगेन विथ डेल एक्स डेल वाई, तो डेल एक्स तो चलो ठीक है कैंसिल हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव यहाँ पे m का डेरिवेटिव आ रहा है y के साथ एंड नेगेटिव विथ नेगेटिव साइन। पिछले वाले में m का डेरिवेटिव था किसके साथ, x के साथ, मतलब x कंपोनेंट ऑफ फील्ड का डेरिवेटिव x के साथ और y कंपोनेंट का डेरिवेटिव था y के साथ। यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है और दोनों को ऐड करा था हमने, तो फाइनली वी गॉट, ठीक है, x वाले को x के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, y वाले को y के साथ, एंड बीच में प्लस साइन था, कोई लोचा नहीं था। यहाँ पे पहले वाले में क्या आ रहा है, x कंपोनेंट को y के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ माइनस साइन, एंड जो बाहर में बचेगा लिमिट लेने के बाद ये dx dy हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ, तो ये जो आ रहा है डेल m ओवर डेल y, ठीक है, x कंपोनेंट को y के साथ एंड dx dy एज इट इज़। इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में प्लस आ जाएगा, करके देख लेंगे। यहाँ पे पहले वाला चेंज है माइनस, यहाँ पे तो जिसमें चेंज था ना डेल वाई उसके साथ माइनस लगा हुआ था, ठीक है ना, तो वो तो पहले रहता है, पहले इसको लिखा जाता है फिर इसको लिखा जाता है इन ऑर्डर टू टेक डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें प्लस ही आने वाला है, तो एन ओवर डी एक्स एंड अगेन डी एक्स डी वाई रिमेन्स एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलेशन, ये तो छोटे से लूप के लिए सर्कुलेशन आया, टोटल सर्कुलेशन निकालना है तो वी विल इंटीग्रेट, ठीक है ना, दोनों को ऐड करने के बाद। तो ऐड करेंगे तो पहले यहाँ पे आ रहा है डी एन ओवर डी एक्स, वाई को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करा, एक्स कंपोनेंट को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करा, एंड
वी लेफ्ट विथ डी एक्स डी वाई। अगर हमें कर्ल निकालना है, कर्ल ही सर्कुलेशन डेंसिटी होता है, सर्कुलेशन डेंसिटी, ठीक ना, सर्कुलेशन पर एरिया। तो इसको डी एक्स डी वाई से डिवाइड कर देंगे, देन कर्ल जो हो जाएगा हमारा डी एन ओवर डी एक्स माइनस डी एम ओवर डी वाई। अभी हम लोग 2D के लिए बात कर रहे हैं, 3D में ये और भी 2 टर्म्स इसमें आएंगे, ठीक है, सर्कुलेशन कर्ल में। तो आई थिंक ये भी समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले आ जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है सर्कुलेशन में और इसमें। डाइवर्जेंस में जो आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एफ या कर्ल ऑफ एफ लिखना होता, ठीक है ना। सर्कुलेशन और कर्ल दोनों अलग चीज़ है, बट है तो सेम ही चीज़। बट ये सर्कुलेशन जो होता है वो सर्कुलेशन डेंसिटी को हम लोग कर्ल बोलते हैं। यहाँ पे एक्स वाले को एक्स के साथ दिमाग में रखेंगे इसको, और वाई वाले को वाई के साथ। एन जो है वाई कंपोनेंट है, कर्ल ऑफ फोर्स, ठीक। एन वाले को एक्स के साथ माइनस एन, यानी कि ये एम जो है ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट वाले को वाई के साथ, ऐसा लिख दिया आपने, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं इसी चीज़ को, ठीक है ना। फ्लक्स ऑफ एफ डी एक्स डी वाई, वी हैव डी एक्स डी वाई। तो यही फ्लक्स हम लोग ऐसे भी निकाला करते थे अगर क्लोज्ड लूप दे रखा है तो, बोथ आर सेम थिंग। बट ये लाइन इंटीग्रल था सिंगल, उसको सरफेस इंटीग्रल, एरिया इंटीग्रल में डी ए यानी कि सरफेस इंटीग्रल में इसने कन्वर्ट कर दिया। आगे हम लोग स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे, ये तो ग्रीन्स थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, इसको फिर वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा 3D में, ठीक है। तो है सब एक ही चीज़, अलग अलग पर्पसेस में सबका यूज़ करते हैं हम लोग। एयर वेव सर्कुलेशन डबल इंटीग्रल है एन का एक्स के साथ, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जाता है, वो भी लिखता हूँ मैं अभी, ds। तो ऐसे होगा ये सर्कुलेशन, ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात इसमें, ये तो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये डाइवर्जेंस हो गया, यानी कि, और कर्ल हो गया, फ्लक्स हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ठीक है ना। और ये दोनों का दोनों अभी 2D में हम लोग देख रहे हैं, 2D में डिफाइन करता है ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में हमने पीछे जो देखा था, ठीक है ना, ये चीज़ लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में था। आगे हम लोग देखते हैं कुछ, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड है, ये भी एक वेक्टर फील्ड है, फ्लूइड का ही मान लो, दिस इज वेक्टर फील्ड ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड ऐसे सर्कुलेट कर रहा है और रोटेट करके छोड़ दिया किसी ने उसको, किसी टब में या बाल्टी में ऐसा, तो ये सर्कुलेट कर रहा है, इसके वेलोसिटी का ऐसे वेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ए फिगर बी सी एंड डी, ठीक। अब ये पहला वाला जो दिखाई पड़ रहा है, ये इसमें जो एरोज है ना, ये डाइवर्स कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कोई इसमें कोई आर्बिट्ररी लूप चूज करते हैं, मान लीजिए एक लूप चूज कर लिया ऐसा, तो इस लूप में ये कोई भी जो एरोज है ना, जो वेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, सब डाइवर्ज कर रहे हैं। तो फ्लक्स तो मिलेगा इस लूप से, बट वी वॉन्ट गेट सर्कुलेशन, ठीक है ना। इसका सर्कुलेशन 0 होगा, फ्लक्स कुछ आएगा। इस वाले में सर्कुलेशन ही होगा, इसमें फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम कोई आर्बिट्ररी लूप लेते हैं ऐसा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, 0 फ्लक्स, ठीक है ना, नॉन ज़ीरो सर्कुलेशन, इसमें 0 कर्ल या फिर 0 कर्ल सर्कुलेशन बोल सकते हो। इस वाले में अगर हम लोग कोई लूप लेते हैं, मान लो रेक्टेंगुलर लूप ही लेके देखो, अगर तो इस रेक्टेंगुलर लूप में ही अगर बात करें, आधा लूप ऊपर का आधा नीचे का देखो जरा, तो यहाँ पे वेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है, और सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हो जा रहा है। तो जितना फ्लक्स इससे मिलेगा, ठीक ना, ये बाहर की ओर जा रहा है और ये इनवर्ट जा रहा है लूप के, तो ये फ्लक्स तो कैंसिल हो जाएगा, इनवर्ट फ्लक्स को नेगेटिव बोलते हैं, आउटवर्ट को पॉजिटिव, ठीक है। और इस पर तो बनाएंगे नहीं क्योंकि इसके पैरेलल ही हो जा रहे हैं, इस पर भी ऐसे ही बनेगा, तो फ्लक्स तो इन दोनों पे बन रहा है, तो 0 हो जाने वाला है, क्योंकि आधे पे नेगेटिव आधे पे पॉजिटिव। अच्छा, सर्कुलेशन इन पे बन रहा है, सर्कुलेशन के लिए हमें, ठीक ना,
लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट चाहिए होता है फील्ड का, तो इस पर सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक सेंस अगर कंसिडर करते हैं तो इसका सर्कुलेशन कुछ ना कुछ बनेगा, इसका डाइवर्जेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना, फ्लक्स नहीं बनेगा, बट सर्कुलेशन बनेगा, क्योंकि हम लोग अगर क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं तो इसमें आगे की ओर जाएंगे तो इसमें कंपोनेंट्स इधर की ओर ऐड होंगे, फिर ऊपर की ओर भी जाएंगे राइट साइड में तो इसमें भी ऐड होंगे, तो दोनों में सर्कुलेशन आएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको इंटरप्रेट करके समझ रहे हैं कि सर्कुलेशन का मतलब अगर ज्योमेट्रिकल समझते हो तो समझ में आ रहा है कि यहाँ सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं फील्ड्स, तो डाइवर्जेंस बनेगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, यहाँ सर्कुलेशन होगा। यहाँ देख लिया हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लेके इमेजिन कर लिया उसको, एंड हियर अगेन नो डाइवर्जेंस विल बी देयर, ओनली सर्कुलेशन इज देयर। ये तो ज्योमेट्रिकल तरीका हो गया, ठीक है। फॉर्मूले से करके देखना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट करके देख सकते हैं। फर्स्ट हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात करते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। तो डाइवर्जेंस में क्या करना होता है हमें फ्लक्स के लिए, एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ, तो वाई को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करना होता है एज वी नो, ठीक है। तो ये आएगा सी, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करना होता है, ऐड कर देना होता है, सी आएगा, दूसरा वाला भी सी आएगा, 2c आएगा। तो ये आ रहा है पहले वाले में डाइवर्जेंस है, ठीक है, कांस्टेंट है। कर्ल निकालना हो इसका, तो कर्ल ऑफ एफ, ठीक। आगे चल के ये जो डाइवर्जेंस हम लोग देख रहे हैं ना, डाइवर्जेंस तो अभी बताता हूँ, कर्ल जो होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है और डाइवर्जेंस जो है डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। कैसे हम बताता हूँ, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें हम। कर्ल में क्या करते हैं, इसको y के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको x के साथ, तो इसको y के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फाइनली विल गेट 0। तो ये समझ में आ गया। दूसरे वाले पे कर्ल दिखाई पड़ रहा है, पहले वाले को x कंपोनेंट को y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू गेट c, एंड दूसरे वाले को, ठीक है ना, वहाँ माइनस आ जाता है कर्ल के केस में, तो माइनस रहेगा, और दूसरे वाले में भी c आ जाएगा, दैट विल बी 2c। यहाँ डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा, सिमिलरली करके चेक कर सकते हो चारों के लिए, कर्ल एंड डाइवर्जेंस बोथ, ठीक है। क्या बता रहा था मैं अभी, डाइवर्जेंस ऑफ अ फोर्स फील्ड, एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करा, पार्शियल डेरिवेटिव, वाई कंपोनेंट को वाई के साथ। आगे चल के अगर हम लोग 3 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल सरफेसेस के लिए देखेंगे ना अगर इसको, और 3D वेक्टर फील्ड होगा, तो वहाँ पे पी भी आएगा और वो जेड के साथ डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, आगे हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल इसका सेंस एक ले लो। तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल वेक्टर विथ एफ, ऐसा ही है ना। डेल वेक्टर क्या होता है, डिजिट के, ये ऑपरेटर होता है, ठीक ना। तो इसके बाद इस टर्म के बाद जो भी होगा उस पर ये ऑपरेट करता है, पहले नहीं। दिस कुडंट बी रिटन एज एफ डॉट डेल, इसका मतलब अलग हो जाएगा, एफ डॉट डेल का मतलब अलग हो जाता है, डेल डॉट एफ यहाँ पे, ठीक है। तो एफ के साथ जो आएगा एम आई एन जे पी के, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये वही चीज़ दिखाई पड़ रहा है। तो ग्रेडियंट वेक्टर जो होता है, डेल वेक्टर जो होता है, डेल वेक्टर को ग्रेडियंट नहीं बोलेंगे, डेल वेक्टर को वेक्टर फील्ड के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, देन वी गेट डाइवर्जेंस, तो इसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। अच्छा, डेल वेक्टर को, डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ टी, ठीक है ना, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। वेक्टर के साथ डेल ऑपरेटर लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिया। अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो दैट विल बी कॉल्ड कर्ल। तो ये स्टोक्स थ्योरम में मैं बताऊंगा इसको, तो इसी चीज़ को हम लोग कर्ल बोलते हैं। कर्ल में देखो भी तो क्रॉस प्रोडक्ट में तुमको पता है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे यहाँ पे कर्ल में आएगा कैसे, इसी को हम लोग कर्ल बोलेंगे आगे चल के। जैसे कर्ल अभी जो हमने देखा, अभी जो हमने कर्ल देखा, वहाँ पे y कंपोनेंट को x के साथ डिफ्रेंशिएट करा, माइनस एक्स कंपोनेंट को y के साथ डिफ्रेंशिएट करा। एक ही टर्म आया था बिकॉज वी आर डीलिंग विथ 2D, अभी 2D प्लेन के साथ हम लोग डील कर रहे थे, ओनली x एंड y। अगर तीनों हो जाता ना तो ये आता कुछ ऐसा फॉर्मूला, विल सी लेटर इन स्टोक्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम 2D के लिए होता है, स्टोक्स थ्योरम 3D के लिए होता है, ठीक है, 2D से 3D में कन्वर्जन। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। स्टोक्स थ्योरम भी वही काम करेगा, लाइन इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेगा।
तो यहाँ पे आ जाता है इसके साथ ये जो चीज़ दिखाई पड़ रहा है एक्स है वाई है, नीचे देखना एक्स है वाई है, ऊपर कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स है वाई है, यहाँ पे के आ जाएगा जेड। ठीक है, देखो अभी जो भी मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ पीछे विदाउट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर देखना है, बिना कोई सेंस के, जो यूजुअली सभी लोग पढ़ते हैं वैसे ही, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल तो ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी लोगों को पता नहीं होता, फॉर्मूला तो लगाना काफ़ी सिंपल है, वो 10th क्लास के बच्चे भी लगा सकते हैं। तो वैसे देखना है तो होल वेक्टर कैलकुलस एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कैन बी कंपाइल्ड इनटू 2 और 3 लेक्चर्स, मोर देन इनफ है, 3 या 4 घंटे के लेक्चर्स इन पूरे को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, विदाउट एनी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, तो ये बात है, वो तो लास्ट में मैं समराइज करके लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है ना, अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझना है तो अच्छी बात है, लेक्चर्स बढ़िया है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्स और वाई था, ये रटवाने का तरीका हो गया फॉर्मूले का, बाकी स्टोक्स थ्योरम में मैं डिराइव करूँगा कहाँ कैसे आया ये चीज़, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एन होता, ये कौन सा है, वाई कॉम्पोनेंट है, जेड के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करा, एंड जेड कॉम्पोनेंट को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करा, हियर वी हैव जेड एंड वाई, देन दिस विल बी आई। ठीक है ना, एंड प्लस, ठीक है, एक्स को ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें इसका सीक्वेंस हो सकता है, यहाँ पे क्या करा था सबसे पहले वाले में वाई और एक्स करा था, उसके बाद हमने क्या करा एक्स, उसके बाद जेड और एक्स कर सकते थे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे ले लेता हूँ जेड की जगह पी, जेड, जेड को एक्स के साथ करा, एक्स को जेड के साथ करा, तो इसके साथ आ जाएगा के तो आ गया था, यहाँ पे जे आ जाएगा इसके साथ। ठीक है ना, ऐसे, और उसके बाद ये आ गया एन पी। ठीक है, चलो, तो ये स्टोक्स थ्योरम से ये चीज़ हमें मिलेगा। तो ये कर्ल होता है, तो कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, डेल ऑपरेटर का विद वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर का विद वेक्टर फील्ड, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा उसका। एंड ग्रेडियंट होता है स्केलर के साथ डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट नहीं, डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेगा जब किसी स्केलर फंक्शन पे, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे इसका कुछ और चीज़ देखते हैं, तो ग्रीन्स थ्योरम क्या आता है वो तो हमने पढ़ लिया, देख लेते हैं। कोई सी कर्व है, जो सी कर्व पे हम लोग इंटीग्रल निकाल रहे थे, फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, उसको हम लोगों ने ऐसे भी लिखा था। ये यहाँ फॉर्मूले में कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को दूर रखेंगे, थोड़ा समझेंगे इसको। ठीक है, वेक्टर फील्ड दे रखा है, एम एन एंड क्या है, कॉन्टीन्यूस तो होगा ही, पहले डील करते हैं यार हम लोग, कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का, तो कंटिन्यूस होगा और ओपन रीजन, ये तो यूजुअल डेफिनेशन है जो लिख रहा है, पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है ग्रीन्स थ्योरम बेसिकली। द आउटवर्ड फ्लक्स एफ अक्रॉस सी इज अ कर्व। ठीक है ना, तो किसी भी कर्व पे आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग डबल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसका डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड डाइवर्जेंस इंटीग्रल। डाइवर्जेंस का डबल इंटीग्रल कर देते हैं तो आउटवर्ड फ्लक्स आ जाता है। सिंपली कर्ल का, अभी चूंकि हम लोग 2D में बात कर रहे हैं तो 2D में एक ही टर्म आएगा, बट जैसे ही हम लोग 3D में जाएंगे ना तो 3 टर्म्स आ जाते हैं, एक टर्म आएगा आई के साथ, फिर एक टर्म आएगा जे के साथ, एंड फिर एक टर्म आएगा के साथ सिमिलरली। तो दिस इज कर्ल इंटीग्रल। कर्ल इंटीग्रल गिव्स यू सर्कुलेशन। ठीक है ना, तो लाइन इंटीग्रल का एक्सपेंशन है, ये कर्ल इंटीग्रल, दोनों का एक ही मतलब होता है। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये फॉर्मूले को अपने तरीके से याद रखेंगे इसको। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत, मुझे होता है, आप अपने तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन है इसको देखते हैं। वेरीफाई बोथ फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है ना, यहाँ पे ये डायग्राम तो पहले भी हमने देखा था, कोई नहीं, यहाँ वेक्टर फील्ड दे रखा है। ठीक, बोथ फॉर्म्स ऑफ ग्रीन्स थ्योरम का मतलब क्या हो गया, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे करना क्या है, वेरीफाई बोथ फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, वेक्टर फील्ड गिवन है, रीजन आर बाउंडेड बाय द सर्कल, सर्कल पैरामीटाइजेशन दे दिया। ठीक है ना, तो पैरामीटाइजेशन दे दिया, तो पहले तो अगर इस ये जो सर्कल दिखाई पड़ रहा है इसके थ्रू पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कुलेशन निकाल लो। सर्कुलेशन जो लाइन इंटीग्रल से निकालते हैं उससे निकाल लो, और फिर एरिया इंटीग्रल से भी निकाल लो, देख लो चेक करके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर डाइवर्जेंस भी लाइन इंटीग्रल से निकाल लेंगे, और फिर एरिया इंटीग्रल से, दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डू स्टार्ट विथ फर्स्ट कर्ल सर्कुलेशन। ठीक है, तो सर्कुलेशन होगा क्या, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट, इसको हम लिखते थे कैसे, सर्कुलेशन में एफ डॉट टी
ds लिखते थे इसको हम लोग। सिंपली सबसे आसान तरीका था, जब पैरामीटराइजेशन दे रखा हो तो डिफ्रेंशिएट करके dt कर लेते थे। एंड t का लिमिट लेंगे 0 to 2 पाई। तो इसका सर्कुलेशन क्या आना चाहिए भी नो, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किस चीज़ में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग पैरामीटराइजेशन में, ठीक है ना। पैरामीटराइजेशन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो cos t माइनस साइन टी आई प्लस cos t j, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा v जो आएगा हमारा माइनस साइन टी आई cos t j। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पहले वाले में आएगा साइन टी cos t dt, ठीक है। इस पूरे के इस पहले वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना, दूसरे वाले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस विल बी साइन स्क्वायर टी डी टी, कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा देन वी एम कॉस स्क्वायर टी डी टी। यहाँ पे तो 1 डी टी आएगा तो दिस विल बी टी, और टी 0 से 2 पाई जाना है, मतलब 2 पाई माइनस 0, ईयर वी गेट 2 पाई। और ये साइन टू थीटा में कन्वर्ट होगा 1 साइकिल के लिए, ये चीज़ 0 हो जाता है, तो दिस विल बी 0। तो होल थिंग इज इक्वल टू 2 पाई। तो जो लाइन इंटीग्रल से सर्कुलेशन आया इसका 2 पाई आ रहा है। तो इसका सर्कुलेशन आया, सर्कुलेशन इसका 2 पाई आ रहा है लाइन इंटीग्रल से निकालने पे। अब क्या करना है इसका, अभी कर्ल इंटीग्रल से हमें निकालना है। तो कर्ल क्या होता है, कर्ल होता है यहाँ पे y कंपोनेंट को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, x कंपोनेंट को y के साथ डिफरेंशिएट करना है, देन इसका डबल इंटीग्रल लेंगे हम लोग। तो ये जो होगा dn ओवर dx, y कंपोनेंट को x के साथ, तो y कंपोनेंट तो x ही है, तो x के साथ डिफरेंशिएट करने पे 1 हो जाएगा। एंड ये है m y, तो इस वाले को हम लोग y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी -1। तो इससे इसको घटाना होता है, तो 1 माइनस -1 दिस विल बी 2, एंड dy dx एज इट इज़ रहेगा। 2 को एक्सक्लूड कर लो, dy dx का ऐसी इंटीग्रेशन। सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया लिख दो सिंपली। अदरवाइज अगर लेना है यहाँ पे, जैसे dx और dy का लिमिट लेना है अगर, तो फिर यहाँ पे आधे के लिए निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसको डबल कर लेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। तो उसमें लिमिट लेने के लिए जैसे x का वैल्यू लेना है तो x का वैल्यू ले सकते हैं हम लोग 0, जैसे y का वैल्यू लेना है, मतलब किसी एक का वैल्यू, तो 0 से 1 तक x का वैल्यू ले लो, और y का वैल्यू लेने के लिए 0 से इस कर्व तक ले सकते हैं, ठीक है ना। 0 से ले सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y का लिमिट हो जाएगा ऐसे। अदरवाइज सीधा इसका मतलब होता है एरिया ऑफ द एरिया अंडर दिस कर्व। तो उस कर्व के बीच का जो एरिया है वो, ये जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर तो यूनिट सर्कल है, तो इसका एरिया रेडियस तो 1 है, यूनिट सर्कल ही है। कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 आएगा, तो इसका एरिया जो होगा सिर्फ पाई हो जाएगा, 2 बाहर है, दिस विल बी 2 पाई, तो 2 पाई सेम आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट एरिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सर्कुलेशन हमने चेक कर लिया। सिमिलरली डाइवर्जेंस चेक करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों को चेक करके और देख लेंगे इसको, बस वेरीफाई करना है दोनों से आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। और ये फॉर्मूले में अगर इस जैसे हमने सर्कुलेशन अभी निकाला इस वाले फॉर्मूले से, इससे भी निकाल सकते थे, ठीक है। जैसे वेक्टर फील्ड एक्स और वाई के फॉर्म में दे रखा है, तो इससे भी निकाल सकते हैं सर्कुलेशन, और इससे भी निकाल सकते हैं सर्कुलेशन, कोई दिक्कत। ये एक और क्वेश्चन दे रखा है, या लाइन इंटीग्रल है, और लाइन इंटीग्रल को अब यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये पार्शियल इंटीग्रल तो है नहीं, ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव वाला टर्म होता है dy होता है, तो y के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 फंक्शंस है और यहाँ पे इंटीग्रल एक के साथ दे रखा है, तो यहाँ लाइन इंटीग्रल में तो पॉसिबल नहीं, इसको डबल इंटीग्रल में अगर कन्वर्ट कर दो तो सही है। तो ऐसे बीच में माइनस साइन है, तो किसको क्या कंसिडर कर सकते थे, अभी 2 फॉर्मूले थे यहाँ पे लाइन इंटीग्रल वाला, तो ये कुछ इस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, dy के साथ जो है वो m होगा x। अब यहाँ भी देखना होगा कि माइनस साइन बाहर कर लिया और इंटीग्रल में इधर x को कर दिया, इधर y को कर दिया, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे जरा। तो माइनस वाले में y के साथ जो रहता है m होता है, और dx के साथ जो रहता है n होता है। तो y के साथ जो है m है, ठीक है, दिस वन इज m एंड ये, तो इसका डबल इंटीग्रल में जो जाएगा, यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस होता है, ये पता है, ठीक है। और m को किसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं, m को x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, और n को y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो y आएगा, और इसको y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2y, और यहाँ पर हो जाता है dy dx। अब इसके बाद इंटीग्रेट करना काफ़ी सिंपल है, ठीक है।
एक्स को यहाँ बोला हुआ है, अभी क्वेश्चन में देखते हैं आगे, वेयर सी इज स्क्वायर आउट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय लाइन। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट हो गया एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1, ये वाई हो गया, एक्स हो गया। तो इन दोनों लाइन से जो रेक्टेंगल बन रहा है ना इस रीजन में, तो इस रीजन में रेक्टेंगल है, तो एक्स का लिमिट तो हमें पता है 0 से 1 तक जा रहा है, और वाई का लिमिट भी सिमिलरली 0 से 1 तक जा रहा है। तो ईयर पी एफ 0 to 1 0 to 1 एंड 1 by 1 वी कैन इंटीग्रेट। पहले वाई वाले को करते हैं, ईयर वी हैव 3y स्क्वायर ओवर 2 वी गेट आफ्टर टेकिंग लिमिट। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट ही होगा, 1 आएगा, तो 3/2 माइनस 0, 3/2 लेफ्ट, वी लेफ्ट विथ 3/2। ठीक है, अब x के साथ इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो dx का x बचेगा, x में 1 माइनस 0 आएगा, दिस विल बी 3/2 एट ऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन है, इसमें आधा सॉल्यूशन इसका यहाँ पे छोड़ा हुआ है। कैलकुलेट द आउटवर्ड फ्लक्स फॉर दिस वेक्टर फील्ड अक्रॉस द स्क्वायर बाउंडेड बाई। ठीक है, स्क्वायर बाउंडेड बाई, तो ये स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, प्लस माइनस एक्स भी प्लस माइनस है, वाई भी प्लस माइनस है, मतलब ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स को टच कर रहे हैं, तो ये वो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x का लिमिट होगा -1 से 1 तक, y का लिमिट होगा -1 से 1 तक, तो x और y का तो लिमिट मिल गया हमें, f दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्लक्स तो होता है डॉट प्रोडक्ट इसका, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ माइनस होगा फ्लक्स है, तो ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग डबल इंटीग्रल में ही है, मैंने बोला था अगेन, यहाँ तो हो भी सकता है, बट ग्रीन्स थ्योरम इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया, एंड आफ्टर टेकिंग लिमिट विल गेट द आंसर सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा। ठीक है, तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चंस को, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप लेते रहे इसको एंड सॉल्व करें क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें वही काम करना है, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है ना, और वेक्टर फील्ड दे रखा है, सब में यही वेक्टर, सब में वेक्टर फील्ड, अच्छा सब में वेक्टर फील्ड अलग अलग दे रखा है। ठीक है ना, देयर आर मेनी वेक्टर फील्ड्स, और रीजन ले लिया यहाँ पे सर्कल के लिए पैरामीटाइजेशन भी चूज कर लिया, 20 बार इसको हम लोग यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, एंड लिमिट इज ऑल्सो गिवन देयर। तो पहले दोनों थ्योरम्स को, ग्रीन्स थ्योरम के दोनों फॉर्म्स को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट तो पैरामीटाइजेशन से यानी कि लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, और दूसरे केस में डबल इंटीग्रल से सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और है कुछ क्वेश्चंस, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ तक ठीक है। सर्कुलेशन फ्लक्स निकालना है इन सब में, इन चारों में सर्कुलेशन फ्लक्स। कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर अगले वाले पे चलते हैं, जैसे 6 नंबर को ही देख लेते हैं। ठीक, तो वेक्टर फील्ड दे रखा है, ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद m और n हो जाएगा। ठीक ना, तो सर्कुलेशन पता करना है यहाँ पे, तो सर्कुलेशन कर्ल हो जाता है। कर्ल क्या होता है, कर्ल में कर्ल में n को x के साथ करते हैं, माइनस m को y के साथ करते हैं। कर्ल में उल्टा होता है, तो कर्ल होगा सर्कुलेशन के लिए डबल इंटीग्रल लेंगे इसका, इसी का, तो n को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लेफ्ट विथ 1 ओनली, एंड माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के साथ, वी लेफ्ट विथ 4 ओनली, दिस विल बी -3 एंड dx dy एज इट इज, और लिमिट लेंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक जा रहा है, दिस इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1 एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम 0 to 1, -3 बाहर कर लो, x को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 - 0 लेफ्ट विथ dy आएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें भी 1 - 1 1 1 सब -3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस फार्मूला याद रहेगा तो है कुछ नहीं फिर इसमें। ठीक, बाकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्सप्लेनेशन सब कुछ समझाया मैंने पीछे। यहाँ कुछ क्वेश्चन और है, डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम से हमें लिमिट लेना होगा। ठीक है, दोनों का m और n तो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। ठीक, इसमें भी वही काम करने को बोल रहा है, सर्कुलेशन निकालना है इसमें भी, सर्कुलेशन एंड फ्लक्स वी नीड टू फाइंड। ठीक, तो कर्ल, पहले कर्ल क्या होता है, dn ओवर dx माइनस dm ओवर dy। कर्ल निकालना है तो n को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे -1, m को y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ईयर वी हैव x प्लस 2y,
एक्स प्लस 2y, ये चीज़ बचता है हमारे पास। ठीक है, कर ले। तो सर्कुलेशन अगर निकालना है इसको तो अगेन वही काम करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट की बात है, पहले इस वाले केस में एक्स का लिमिट क्या होगा, वाई का लिमिट क्या होगा। ठीक, तो इसमें दो दो कर्व्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक, और इस रीजन में निकालना है हमें, ये जो रीजन बाउंडेड है ना, इसी रीजन में हमें पता करना है। ठीक है, तो इस रीजन में पता करना है हमें, तो इस रीजन के लिए हमें लिमिट लेना पड़ेगा। तो ये जो कर्व है पहला वाला, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो कर्व है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग एक का वैल्यू कोई ले लेते हैं, जैसे y की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना है, इस वाले में x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लेना है, तो किसी एक के टर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे x का लिमिट अगर हमें लेना है तो x का लिमिट मान लो मैंने ले लिया 0 से लेके 1 तक, आई हैव टेकन लिमिट ऑफ x फ्रॉम 0 टू 1। अब y का लिमिट लेना है तो एक कैसे एरो मैंने ड्रॉ करा, तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x तो 0 से 1 तक ले लिया, और y हम लोग लेंगे इस कर्व से इस कर्व तक, तो x 0 से 1 तक और y होगा इस कर्व से इस कर्व तक, मतलब ये बीच वाला रीजन वैसे, मतलब उसको हमने डिफाइन करा। तो x का लिमिट अगर मैं लेता हूँ 0 से 1 तक, सिमिलरली उल्टा भी कर सकते हो, y को 0 से 1 तक ले लो और x को ले लो इधर से इधर तक, इस वाले कर्व से इस वाले कर्व तक। अगेन आई रिपीट, ये इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था पीछे, इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग अगर x का लिमिट लेते हैं 0 से 1 तक, जो भी मैंने बोला, ठीक है ना, 0 से 1 तक, तो y का लिमिट लेंगे इस वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक, तो y का लिमिट नीचे वाला कर्व एक्स स्क्वायर है और ऊपर वाला कर्व इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले सकते बिकॉज ऊपर वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऊपर 0 से ऊपर जा रहा है, तो y का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। इस लाइन से नीचे होता है तो y का वैल्यू नेगेटिव वाला ले लेते हैं, नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये y का लिमिट जाएगा ऐसा। ठीक, तो हमने जो सर्कुलेशन निकाला था, सर्कुलेशन कर्ल इसका जो निकाला था अभी, ठीक है, फिर से उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे करना क्या होता है, n को x के साथ डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो x के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे 1 आया था, और इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है y के साथ, m को माइनस लगा के यहाँ पे, तो y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे यहाँ पे आया था x प्लस x नहीं, y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो x आएगा और प्लस 2y आएगा, 2y ये आया था कर्ल इसका। x और y का लिमिट मिल गया, हमें सर्कुलेशन निकालना था। डबल इंटीग्रल लेंगे, पहले y को इंटीग्रेट करते हैं बिकॉज y में वेरिएबल है, x में कांस्टेंट है, तो पहले जिसमें वेरिएबल होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको एक्स स्क्वायर से जाना है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2x, स्क्वायर रूट ऑफ x तक 0 से 1 तक जाना है। ठीक है, एंड हियर वी हैव 1 माइनस एक्स प्लस 2y। पहले इंटीग्रेट करेंगे इसको किसके साथ, y के साथ, देन x के साथ, तो पहले y के साथ पूरे को इंटीग्रेट करना है हमें। यहाँ बचेगा सिर्फ y आएगा माइनस एक्स वाई आएगा, ठीक है ना, और प्लस 2y स्क्वायर ओवर 2 ऐसा, और इसमें हमें पुट करना है एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक। ठीक है, और जो भी आएगा उसको फिर से हम y के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे एक्स y की जगह पुट करना है हमें, तो उसको मैं नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और स्क्वायर रूट एक्स, एक्स रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो माइनस करना होता है, ठीक है ना, तो माइनस तो बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे स्क्वायर में जाएगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस इसको यहाँ पे रखेंगे तो एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसको अगेन इंटीग्रेट करना होगा 0 से 1 तक लेके, किसके साथ, dx के साथ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर इसका 3/2 हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 2 पर चला जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे पावर इसका 1 है और 1/2 है, 3/2 है, इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा 5/2 और डिवाइडेड बाई 5 2 ऊपर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे x का पावर 4/4 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का पावर 5/5 ये, और पूरे में लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1 तक, तो 1 नहीं रखेंगे, 0 पर तो 0 हो जाएगा सब, तो 1 सब में रख दो, x को हटा दो, तो ये कुछ ऐसा आएगा, पहले वाले से निकलेगा 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/5
+1/4 +1/2 -1/5, ठीक है। और सबको ऐड कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो लिमिट लेने का ही खेल है, ये मल्टीपल इंटीग्रल में हमने पढ़ा था पीछे। यहाँ पे लिमिट लेना होगा तो x का वैल्यू जो है ना -2 से +2 तक ले लो, x का वैल्यू -2 से +2 तक, एंड y का वैल्यू नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से y को देखो अगर, तो अब यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही पोर्शन था, ये जो रेड वाला पोर्शन है ना y के पॉजिटिव साइड में, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट y का नेगेटिव नहीं है, बट आधे के लिए यहाँ पे y नेगेटिव पॉजिटिव होगा, आधे के लिए नेगेटिव होगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ 2 - x² करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट करेंगे, प्लस और माइनस, और नीचे से ऊपर लेना है, कम से अधिक की ओर लेते हैं, तो ये कम वाला ये अधिक वाला है, ठीक है। तो एक में अगर हमने कांस्टेंट लिया ना तो दूसरे में हम लोग कर्व लेंगे, नॉट कांस्टेंट। ऐसा नहीं करना कि -2 से 2 तक ले लेना, इसमें -1 से 1 तक ले लेना, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके बीच का एरिया निकालना है। वैसा करोगे तो फिर वो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का जो कहाँ से पास कर रहा है, लेट मी रेज इट, इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, एरिया ले लोगे फिर वैसे करोगे तो हमें इस कर्व से मतलब है। तो एक को तो हमने कांस्टेंट के फॉर्म में ले लिया 0 से 2 तक, मतलब x को हम लोग 0 से 2 तक ले रहे हैं, और y को इस कर्व तक के बीच का एरिया बाउंड हो जाए उससे, ठीक है। एंड डबल इंटीग्रल लगाएंगे किसके साथ, कर्ल के साथ। तो इसको x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, 2 आएगा, माइनस इसको y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, विल बी 3, ठीक है। dx dy एंड हैव टू पुट लिमिट, सॉरी हैव टू पुट लिमिट देयर, x के साथ पहले नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो ईयर y एंड x, क्योंकि पहले जो वेरिएबल है उसके साथ करेंगे। तो y जो आया था माइनस प्लस और माइनस आया था, और यहाँ पे हो गया था 2 इधर था, तो 2 - x²/2 ये आया था, ठीक है। तो इसको अगर इधर 2 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 - x²/2, ऐसा, माइनस से प्लस में जाएगा √1 - x²/2, और x का जो लिमिट होगा -2 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। पहले y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे -1 है, ये y का y ही बचेगा, और पहले ये वाला लिमिट रखेंगे फिर वाला लिमिट रखेंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो दोनों ऐड होकर 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आ रहा है -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²/2, एंड हियर अगेन इसको इंटीग्रेट कर देना -2 से 2 तक विथ x, ठीक है। विथ x सब्स्टिट्यूट करके आप इसके आगे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो लिमिट लेने की बात थी। यहाँ पे इसका पोर्शन देखो जरा, इसका कुछ पोर्शन कहाँ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो एनीवे हमें इससे मतलब है, ठीक है ना। तो x अगेन लेना होगा, तो x लेंगे हम लोग कहाँ तक, 0 से 2 तक, और y लेंगे इस वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक। तो y हो जाएगा, y का लिमिट x² - x से ऊपर हो जाएगा x तक, ठीक है। और यहाँ पे m दिया हुआ है और n दिया हुआ है, तो कर्ल के लिए dn/dm कर लेंगे, -dn/dx कर लेंगे, और dm/dy कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट है आगे ग्रीन्स थ्योरम, एरिया का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, dx dy, ठीक है। तो ये तो डबल इंटीग्रल है। अच्छा, ग्रीन्स थ्योरम क्या काम कर रहा है, लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कराने का काम कर रहा है। तो डबल इंटीग्रल से रिवर्स लाइन इंटीग्रल भी जा सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो डबल इंटीग्रल है, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें 1/2 + 1/2, ठीक है, एंड dx dy, ये क्या काम कर रहा है, ये प्लस है बीच में, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस का काम कर रहा है, ऐसा समझ लो, बीच वाला का पूरा टर्म डाइवर्जेंस है, और ये वाला जो टर्म है 1/2 है, ये 1/n है। तो ये 1/2 को मान लो dm/dx, कर्ल नहीं डाइवर्जेंस के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक। और ये वाला जो टर्म है दिखाई पड़ रहा है, ये dn/dy। तो dm/dx 1/2 है, तो m विल बी 1/2x, ठीक है। और सिमिलरली n जो हो जाएगा 1/2y हो जाएगा। तो m और n आ गया। अब इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो इसी चीज़ को हम लोग लाइन इंटीग्रल में ऐसा लिखा करते हैं, 1/2 को कॉमन कर लेंगे, x। अब यहाँ देखो जरा, डबल इंटीग्रल में जहाँ प्लस था ना लाइन इंटीग्रल में, वहाँ माइनस होगा, तो x के साथ क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा,
और y के साथ यानी कि m के साथ dy हो जाएगा और n के साथ dx हो जाता है। तो एरिया को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल में, कोई भी कर्व हो उसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री कर्व जैसे सर्कल है तो उसके लिए भी हो सकता है, सर्कल के अलावा कुछ और दे देगा उसके लिए भी हो सकता है।